समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। नमस्कार दोस्तों, कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं मुनीश शर्मा। दोस्तों, जिंदगी एक खूबसूरत सफर है और हर इंसान की चाहत रहती है कि हंसी खुशी ये सफर यूं ही चलता रहे। लेकिन प्रकृति का ये विधान है कि एक ना एक दिन ये सफर भी पूरा होगा। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि जब ये सफर खत्म होगा तब क्या हमारे पीछे ऐसा कुछ रह सकता है जो किसी और हम सफर के जीवन के बुझते हुए चिराग को रोशन कर दे? जी हां, आज हम बात कर रहे हैं अंगदान की। एक ऐसा दान जो इंसान को उसकी मृत्यु के बाद भी अमर बना सकता है। भारत में हर साल लाखों लोग दोस्तों सिर्फ इसलिए समय से पहले दम तोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें कोई अंग जैसे किडनी, लिवर या हृदय नहीं मिल पाया। अस्पतालों के गलियारों में अपनों की जिंदगी की याचना करते परिवारों की आंखें किसी चमत्कार की उम्मीद में पथरा जाती हैं। जरा सोचिए, एक तरफ एक जिंदगी खत्म हो रही होती है और दूसरी तरफ उस पर निर्भर कई और जिंदगियां भी किसी एक अंग के न मिल पाने की वजह से कठिनाई झेलती हैं। अंगदान इसी समस्या के निवारण का एक रास्ता है, लेकिन इसे लेकर मौजूद हैं बहुत सी भ्रांतियां भी, जिनकी वजह से बहुत से इच्छुक लोग भी परोपकार के इस महान कार्य को या तो कर नहीं पाते या हिचकिचाते हैं। और ऐसी ही तमाम भ्रांतियों को दूर करने के लिए आज पब्लिक स्पीक में हमने विषय तय किया है अंगदान, भ्रांतियों का निवारण और जीवन रक्षा। और इसके लिए हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है अपने खास मेहमानों को। हमारे साथ है राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन के निदेशक डॉक्टर अनिल कुमार और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली से पधारे नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश सिन्हा। स्टूडियो में आप दोनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। नमस्कार। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आम तौर पर जैसा कि लोगों के जहन में रहता है कि अंगदान जो है वो है तो एक बहुत ही अच्छा, एक नेक कार्य है, लेकिन यदि हमारे माता पिता में से या संबंधी में से कोई एक ऐसी प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर गए हैं तो जहन में यह आता है कि अब यदि हम वो अंगदान के लिए तैयार हो भी जाते हैं तो ये नहीं पता होता कि शायद कितने समय में हम संपर्क करें और क्या हमें उनका जो शरीर है, जो पार्थिव शरीर है, वो इस अवस्था में हमें मिल पाएगा कि उसे देखकर दिल को किसी तरह की ठेस ना पहुंचे और क्षत विक्षत वो स्थिति में न हो, जैसे कि आम तौर पर लोग सोचते हैं और इस वजह से फिर वो हिचकिचा जाते हैं। तो आप हमें ये बताइए कि कितना समय जो है वो आदर्श माना गया है अंगदान के लिए मृत्यु के बाद? मृत्यु के बाद अंगदान के लिए आमतौर पर एक आईसीयू में जब मरीज दाखिल होता है और उसको आइडेंटिफाई किया जाता है ये जांच द्वारा कि उसके मस्तिष्क की मृत्यु हो चुकी है तो ब्रेन डेड हो उसको घोषित किया जाता है। और इसमें एक बार नहीं 2 बार परीक्षण किए जाते हैं और 4 डॉक्टरों की टीम इसको सर्टिफाई करती है। तो उसके बाद ये ब्रेन स्टेम डेड डिक्लेयर करने के बाद में तो उसको हम मेंटेन करके रखते हैं, सपोर्ट सिस्टम को हटाते नहीं है। अगर परिवार अंगदान की हामी भरता है तो उसके सारे ऑर्गन्स जो डोनेट हो सकते हैं और वो दूसरों की जिंदगियां बचा सकते हैं। उसके साथ साथ उसके टिश्यूज भी डोनेट हो सकते हैं। तो टिश्यूज जो होते हैं वो इवन नेचुरल डेथ जो होती है, प्राकृतिक मृत्यु होती है या घर में मृत्यु हो जाती है या आईसीयू में नहीं होती, किसी वार्ड में मृत्यु हो जाती है, तो उनमें टिश्यू जैसे कॉर्निया, स्किन है, बोन्स हैं, वो भी डोनेट हो सकते हैं। और लेकिन अंगदान आमतौर पर जब आईसीयू में मरीज की मृत्यु होती है तो उसमें 8 लोगों तक की जिंदगी बच सकती है, जिसमें 2 किडनीज हैं, लिवर है, हार्ट है, 2 लंग्स हैं, फेफड़े जो बोलते हैं, और इंटेस्टाइन और पेनक्रियास भी दान हो सकते हैं। तो इसमें सभी को आगे आना चाहिए। ये एक नेक मुहिम है और सभी को इससे जुड़ना चाहिए। शुक्रिया डॉक्टर साहब। अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे एक श्रोता
हिसार हरियाणा से राजेंद्र। नमस्कार जी मनीष जी, और डॉक्टर साहब को भी नमस्कार जी। नमस्कार राजेंद्र जी, क्या सवाल है आपका? मैं ये जानना चाहता हूँ कि हाथ या पैर कोई डैमेज हो जाए तो दोबारा से लगवाना चाहे तो वो क्या लग सकता है? और दूसरा है, ये आंख दान की हुई किन लोगों को नहीं लग सकती, ये जानना था। नमस्कार जी। जी, तो आपने दो तरह के प्रश्न किए। एक तो खास तौर पर नेत्र से संबंधित है, तो उसका जवाब आपको देंगे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के जो विशेषज्ञ हैं, नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश सिन्हा। और दूसरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर अनिल कुमार। तो मैं पहले आपसे ये निवेदन करता हूं डॉक्टर अनिल कि इनकी जो ये शंका है उसका निवारण आप करें। बिल्कुल, हाथ का भी दान होता है और हाथ भी प्रत्यारोपण ट्रांसप्लांट किए जाते हैं। और हमारा देश पूरे दुनिया में हैंड ट्रांसप्लांट के मामले में जो हाथ का ट्रांसप्लांट है, जैसे किसी के हाथ कट गए हैं किसी दुर्घटना में, कहीं मशीन में कट गए, या तो उस तरह के सिचुएशन में भी हाथ का दान करके भी हम उनका हैंड ट्रांसप्लांट करके, और वो भी 6 घंटे के अंदर ही हमें मृत्यु के उनका हाथ का दान कर देना होता है। तो वो आराम से उनको लगा करके, और 80 से ज्यादा हार्ट ट्रांसप्लांट हमारे देश में हैंड ट्रांसप्लांट हो चुके हैं। और ये दुनिया में आंकड़ा नंबर 1 पर है, भारत का जो हैंड ट्रांसप्लांट का आंकड़ा है। जी, जहां तक नेत्र का सवाल है, आपका सवाल ये था कि किन लोगों को नेत्रदान करने के बाद भी ट्रांसप्लांट नहीं किया जा सकता है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि नेत्रदान का मतलब ये होता है कि जो कॉर्निया से रिलेटेड, जो आगे जो पुतली होती है, जो ट्रांसपेरेंट, जो पारदर्शक पुतली होती है, उसका ट्रांसप्लांट किया जाता है। उसमें जब सफ़ेदी आ जाए तो फिर लोगों को उसके कारण अगर दिखाई नहीं दे रहा हो तो वो जो सफ़ेद पुतली है उसे हटाकर जो ट्रांसपेरेंट डोनर कॉर्निया है उसे लगाया जाता है। जो मरीज जिनकी नस सूख गई हो या पर्दा खराब हो गया हो, या फिर एक होते हैं दिमागी रूप से उनको दिखाई कम देता है, जैसे कॉर्टिकल ब्लाइंडनेस जिसे कहते हैं, वैसे मरीजों को हम पुतली लगा के भी उनकी नज़र को हम वापस नहीं ला सकते। तो उम्मीद है आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। और एक और हमारे श्रोता हैं हिमाचल प्रदेश शिमला से, और हमारे श्रोता हैं राकेश। राकेश जी, क्या प्रश्न है आपका, कहिए। जी नमस्कार, मैं राकेश कोटखाई, शिमला, हिमाचल प्रदेश। और मेरा एक प्रश्न ये है कि जैसे दिव्यांग व्यक्ति हैं या दृष्टिबाधित लोग हैं, क्या वो अंगदान के पात्र हो सकते हैं या उनको दे सकते या न दे सकते? ये मेरा प्रश्न है। अंगदान के पात्र हो सकते हैं क्या दिव्यांग व्यक्ति, ये इनका प्रश्न है। मृत्यु उपरांत तो दिव्यांग व्यक्ति हो या दृष्टिहीन व्यक्ति हो, अगर उनके जो भी अंग जो अंग बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं और हेल्दी पाए जाते हैं तो उनको दान किया जा सकता है। जब जीवित व्यक्ति जैसे कि कुछ अंग दान कर सकते हैं, किडनी या लिवर का हिस्सा, तो उसमें उनका मेडिकली फिट होना जरूरी होता है। तो और वो डॉक्टर डिसाइड करते हैं जो जहाँ पे ट्रांसप्लांट होता है कि अगर वो मेडिकली उनको फिट समझते हैं तो ही उनका दान किया जाता है। आमतौर पे दिव्यांग व्यक्तियों के अंग, क्योंकि उनके अपने आप ही एक दिक्कत है, तो उनको शायद फिटनेस नहीं मिलेगी अंग दान करने के लिए, लेकिन एज सच मृत्यु उपरांत अंग दान में किसी भी तरह की कोई बाधा नहीं है। जी, तो राकेश जी का जो सवाल था दिव्यांग व्यक्तियों के विषय में, आशा है हमारे अन्य श्रोताओं को भी ये जानकारी मिल ही गई है कि वे भी कर सकते हैं, किंतु ये एक जटिल प्रक्रिया है चूंकि वो स्वयं एक कठिनाई से गुजर चुके हैं। तो इस प्रकार जो स्पष्टीकरण दिया है डॉक्टर अनिल ने वो आप तक पहुंचा है। और डॉक्टर साहब, एक और बड़ा ही खास एक ये स्थिति होती है कि अंगदान जो है, जहां तक बड़े शहरों की बात है, देश की राजधानियां हैं या जो महानगर हैं, वहां पर शायद ये बहुत सरलता से हो सकता है, लेकिन जो ऐसे व्यक्ति हैं हमारे जो दूर दराज के गांवों में, कस्बों में रहते हैं,
और यदि उनकी ऐसी इच्छा हो तो वो कहाँ भला फिर वो इसके लिए संपर्क करें, इस विषय में आप हमें बताइए। इसमें अंगदान के लिए एक तो हम कहते हैं कि आप रजिस्टर करवा लें, तो वो प्रक्रिया डिजिटली अवेलेबल है। नोटो की वेबसाइट पे जाके आप अंगदान 1 मिनट में अपने आधार से अपनी आइडेंटिटी को वेरीफाई करके एक छोटा सा फॉर्म भरना होता है कि पेरेंट्स की डिटेल है, कौन से अंग और उत्तक आप दान करना चाहेंगे मृत्यु उपरांत, तो वो फॉर्म भरने की प्रक्रिया मात्र 1 मिनट की है। उसको आप वेबसाइट से जाके noto.mohfw.gov.in पर आप वो फॉर्म भर सकते हैं और आधार से सत्यापित ये फॉर्म होता है। दूसरा, आप हमारा 24/7 हेल्पलाइन नंबर है, वो नंबर मैं बता देता हूं, 1800114770 1800114770। तो ये 24 घंटे चलने वाला नंबर है। कहीं से भी आप कोई अंगदान के लिए रजिस्टर करना चाहे या अंगदान करवाना चाहे तो ये राष्ट्रीय हेल्पलाइन है, उसके द्वारा हमारी टीम जो इसको मैनेज करती है वो वहीं के नजदीक के ही अस्पताल से टीम भेज कर की मृत्यु उपरांत भी अगर आप जानकारी देते हैं तो कॉर्निया डोनेशन होता है तो वो नजदीक के आई बैंक से टीम जाकर के कॉर्निया का दान करवा पाएगी। लेकिन आपको जानकारी सही समय पर देनी है, समय से देनी है। 6 घंटे तो मैक्सिमम टाइम हम लोग रिकमेंड करते हैं, तो आपको टाइम से फोन कर देना है तो आपका ये सब हो जाएगा, चाहे आप कहीं भी दूर दराज भी एरिया में भी हो। तो धन्यवाद डॉक्टर अनिल। और हमारे एक और श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं पूर्वोत्तर भारत में त्रिपुरा से, और आप हैं अविनाश। अविनाश, क्या है आपका प्रश्न, कहिए। जी नमस्कार, और डॉक्टर साहब को भी मेरा नमस्कार। नमस्कार। जी, मेरा सवाल ये है कि देखिए मतलब कि जो लोग अंगदान करना चाहते हैं और उनके परिवार भी पहले राजी हो जाते हैं और अपना फॉर्म पे मतलब कि सारा कुछ फिलअप कर लेते हैं, लेकिन बाद में वो उस पेशेंट की मृत्यु के बाद अगर उनके परिवार फिर से नकार जाएगा, नहीं इनका अंगदान नहीं करवाएंगे, तो फिर उस वक्त हम क्या कुछ कर सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि कोई भी अंगदान अगर होना है तो जिस इंसान की मृत्यु हो गई है तो उनके जो परिवारजन हैं, जैसे उनके बच्चे या उनके लड़के लड़कियां या उनके पोते पोतियां भी, वो उनका कंसेंट जरूरी होता है। अगर वो कंसेंट नहीं देते हैं तो उनका अंगदान नहीं हो सकता है। जी, तो अविनाश, उम्मीद है आपको अपने इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर जो है वो मिल गया है। और नेत्रदान के ही विषय में डॉक्टर राजेश, एक और सवाल अक्सर ये आता है कि कौन लोग नेत्रदान कर सकते हैं, लाइक किसी बीमारी, उम्र या अन्य कारण जिससे ग्रसित व्यक्ति, क्या ऐसा कुछ है कि वो नेत्रदान नहीं कर सकते? लेकिन आपसे हम इस प्रश्न का उत्तर लेंगे अपने श्रोता के इस प्रश्न के बाद। हमारे श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं कोल्हापुर से, महाराष्ट्र से, और आप हैं विजय कुमार साहनी। जी विजय जी, कहिए। जी, प्रश्न पूछिए। हाँ, विजय जी। हाँ मनीष जी। जी मनीष जी नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। नमस्कार। मैं विजय कुमार स्वामी बोल रहा हूँ, गांव बस्तवाड़ तहसील से, जिला कोल्हापुर महाराष्ट्र से। मेरा सवाल ये है कि मैं अंगदान करना चाहता हूँ, इसका प्रोसीजर जरा बताइए हमें। अंगदान आप करना चाहते हैं और उसका प्रोसेस यानी उसकी प्रक्रिया क्या है ये जानना चाहते हैं। हाँ, तो जैसे अभी हमने बताया पहले भी कि आप ये डिजिटल माध्यम से अंगदान के लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं एडवांस में ही, क्योंकि आप अभी पूरे होशोहवास में हैं, आप अपने लिए सोच सकते हैं। तो नोटो की वेबसाइट है, मैं वेबसाइट फिर बता देता हूं, NOTTO.MOHFW.gov.in, या नोटो भी लिखेंगे तो ये वेबसाइट आ जाएगी। तो आप इस वेबसाइट पे जाकर के अपना रजिस्टर फॉर प्लेज को क्लिक करेंगे तो आपका वो
अपना आधार नंबर डालेंगे तो आधार नंबर के बाद एक ओटीपी आएगा आपके मोबाइल में, तो आपका मोबाइल आपके पास होना चाहिए जो आधार से लिंक्ड है और आधार नंबर आपको पता होना चाहिए। तो आपका घर का कोई भी व्यक्ति जो थोड़ा बहुत भी इसको जानकारी रखता है वो कर पाएगा। 1 मिनट का आपके, उसके बाद आपको अपने एक फॉर्म भरना है, उसमें अपने माता पिता का नाम और कौन से अंग वगैरह आप दान करेंगे और इमरजेंसी के कांटेक्ट डिटेल्स देने होते हैं। आप फॉर्म को सबमिट करेंगे, आपका ई डोनर कार्ड तुरंत आपके मोबाइल पर ही डाउनलोड कर सकते हैं। और 24 घंटे की आपको कोई हेल्प चाहिए, वो हेल्पलाइन नंबर मैं पहले भी बता चुका हूं, उस हेल्पलाइन पे आप कॉल करके अंग अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो हमारा जो कॉलर पे वहां पे बैठा है वो आपका अंगदान तुरंत आपका रजिस्टर करवा देगा। तो इसमें लेकिन आप मान के चलिए कि अंग रजिस्टर करने के बाद भी अंगदान के लिए परिवार को बताना बहुत जरूरी है, परिवार में डिस्कस करना बहुत जरूरी है। उसके बाद ही उनकी सहमति के बिना आपका अंगदान, जैसे डॉक्टर साहब ने भी अभी बताया, आपका अंगदान मृत्यु उपरांत नहीं हो पाएगा। तो परिवार को बताना, उनसे डिस्कस करना कि ये मेरी इच्छा है और ये उसमें सहयोग करें आपकी मृत्यु के उपरांत। तो वो फिर जब भी कॉल करेंगे, हेल्पलाइन नंबर 24 घंटे चलता है, आप उस पर कॉल करके आप ये प्रक्रिया को पूरा आपका परिवार करवा सकता है। धन्यवाद डॉक्टर अनिल। और जो श्रोता हमसे अभी अभी जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए हम बता दें, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक और आज हम बात कर रहे हैं अंगदान, भ्रांतियों का निवारण और जीवन रक्षा विषय पर चर्चा। और दोस्तों, आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन के निदेशक डॉक्टर अनिल कुमार और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश सिन्हा। दोस्तों, ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। और हमारे एक श्रोता जुड़ रहे हैं महाराष्ट्र से, श्रीकांत जाखड़े जी। श्रीकांत जी, क्या है आपका प्रश्न, कहिए। हेलो जी जी, नमस्कार। नमस्कार श्रीकांत। मैं श्रीकांत जाखड़े बोल रहा हूँ, मैं पुणे महाराष्ट्र से। तो मेरा सवाल ये है कि मेरा नेत्र का ऑपरेशन हुआ है रेटिना का, तो उसमें मेरी जो ज्योति चली गई है आंखों की, तो इसी केस में कोई यदि डोनर मिलता है तो उससे कोई फायदा हो सकता है क्या? आई डोनेट करने वाला जो है। जी, आपके प्रश्न का उत्तर देंगे डॉक्टर राजेश जी। जी, ऐसा है श्रीकांत जी कि आपकी जो नज़र गई है वो पर्दे की खराबी के कारण गई है, और वो नज़र पुतली के खराबी के कारण नहीं गई है। और जो नेत्रदान होता है उसमें हम पुतली बदलते हैं, और यदि पुतली तभी बदलते हैं जब पीछे का पर्दा अगर हेल्दी है या फिर नस सूखी ना हो। तो क्योंकि आपका पर्दे में खराबी है और आपकी नज़र पर्दे की खराबी के कारण गई है, तो नेत्रदान करने से उसका फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि आपको किसी पर्दे के स्पेशलिस्ट के पास दिखाना चाहिए, और वो एक बार फिर से पर्दे का ऑपरेशन करके उसका इलाज करके आपकी नज़र को वापस ला सकते हैं। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की फोन लाइंस बराबर खुली हुई हैं। हमारे नंबर हैं 011-233-1048 और 23717117 तथा 23717106। लेकिन इन नंबरों से पहले भूलिए नहीं 011 अवश्य लगाइए। और व्हाट्सएप नंबर भी हम आपको बता देते हैं अपना 9289094044। और हमारे एक और श्रोता जुड़ रहे हैं हमसे मथुरा उत्तर प्रदेश से, चौधरी महेंद्र सिंह जी। चौधरी साहब, बताइए क्या है आपका सवाल। स्टूडियो में आमंत्रित आदरणीय विशेषज्ञ महोदय, नमस्कार। नमस्कार सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, अगर कोई व्यक्ति अपनी खुशी से नेत्रदान करना चाहे और परिवार भी सहमत हो, तो ये इन्फॉर्मेशन दानकर्ता को कहाँ देनी होगी? वो टीम घर आएगी या फिर कोई न कोई उनको खबर देनी होगी? दूसरी बात ये है सर कि मृत्यु के बाद कई घंटे तक वो रोशनी बरकरार बनी रहती है?
जी हाँ, एक्चुअली मृत्यु के बाद जल्दी से जल्दी नेत्रदान कर देना चाहिए। जहाँ तक समय का सवाल है, पहले 6 घंटे बड़े कीमती होते हैं। उन 6 घंटों में यदि नेत्रदान कर दिया जाए तो उसका उपयोग बहुत सही तरीके से हो सकता है। और उसके बाद भी अगर मौसम अगर ठंडा हो, अगर सर्दियों का मौसम हो, तो उसमें हम 8-10 घंटे तक भी या फिर बॉडी को अगर बर्फ पर लिटाया हुआ हो, ठंडे वातावरण में रखा गया हो, तो हम आगे भी 8 से 10 घंटे और 12 घंटे तक भी हम नेत्र को निकाल कर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं। और जहाँ तक इनका पहला सवाल था वो कैसे खबर करें? हाँ, पहला सवाल ये था कि आप खबर कैसे करेंगे कि यदि मृत्यु हो गई हो तो नियरेस्ट जो भी कलेक्शन सेंटर हो, आप जिस शहर में हैं उस शहर का जो कलेक्शन सेंटर है, जो भी कोई आई बैंक है वहाँ पर, तो आप वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। और फिर डॉक्टर साहब ने जैसा नोटो का नंबर बताया था वहाँ कर सकते हैं। और एक नेशनल आई बैंक का नंबर है 9999168374। तो दिल्ली एनसीआर में यदि किसी की मृत्यु हुई हो तो ये नेशनल आई बैंक के इस नंबर पे भी फ़ोन कर सकते हैं, जो कि 24 घंटे खुला रहता है, और उससे आप जानकारी दे सकते हैं और नेत्रदान कर सकते हैं। श्रोताओं, पब्लिक स्पीक में आज का विषय है अंगदान, भ्रांतियों का निवारण और जीवन रक्षा। और हमारे साथ एक और श्रोता ठाणे महाराष्ट्र से जुड़ चुके हैं हमारे साथ, गुरुनाथ जी, कहिए क्या है आपका सवाल? हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा क्वेश्चन है सर, जैसे ये जो अंगदान का जो ये प्रोसीजर के बारे में पूछना था। जैसे कोई एक आदमी कोई मतलब मरने से पहले जो मतलब अंगदान का जो संकल्प पत्र कुछ लिख के देता है कि मेरे मरणोपरांत मुझे ये अंगदान करना है, तो इसके बाद जो रिलेटिव का जो रोल होता है, अगर वो इसमें क्या मतलब नियम है कि रिलेटिव अगर उस टाइम भी न अगर चाहेंगे कि नहीं देना है, बॉडी नहीं देनी है अंगदान के लिए, तो ये पूछना था कि रिलेटिव का इसमें क्या रोल होता है? थैंक यू। देखिए, रिलेटिव का रोल हमने पहले भी बताया, बहुत महत्वपूर्ण रोल है। इसीलिए हम कहते हैं कि आप संकल्प पत्र भरने के बाद भी जो डिजिटल प्लेज आप ले लेते हैं, आप उसमें भी 2 नंबर हम लोग पूछते हैं रिश्तेदारों के, उनके नंबर भी भरवाते हैं कि आपके क्लोज रिलेटिव, तो आप उनको बताएं जरूर कि आपने संकल्प पत्र लिया है और आप चाहते हैं कि आप मृत्यु के बाद आपके अंगदान हो। तो वो रिलेटिव को अगर आप सबको बता के रखेंगे, डिस्कस करेंगे, और उनके कोई अगर डाउट है तो उसको पहले से ही उनको दूर करेंगे, तो ऐसा आमतौर पे नहीं होता कि रिलेटिव ऑब्जेक्शन करें। कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन ज्यादातर में अगर आपने इच्छा जाहिर की है तो हम लोग सभी एक फर्ज समझते हैं कि हमारी एक फर्ज है कि हम आपकी उस इच्छा को पूर्ण करवाएं। ये भी परिवार के लोगों का भी यही भावना रहती है। तो आप बताएं जरूर, ऐसा ना हो कि किसी को पता ही ना हो कि आपने प्लेज ली थी। और आपका, जैसे मैंने पहले भी राष्ट्रीय हेल्पलाइन का नंबर बताया, मैं फिर बता देता हूं, 1800-114770। 24 घंटे नंबर खुला है, आप उस पर कॉल करके कोई भी जानकारी मृत्यु की भी दे सकते हैं और वो टीम आपको फैसिलिटेट करेंगी। जी, हमारे एक और श्रोता दिल्ली से जुड़ रहे हैं हमारे साथ, मोहम्मद कासिम, या जिस तरह से शायद ही लिखा है मोहम्मद काजिम जी। कहिए, क्या प्रश्न है आपका? जी नमस्कार। जी नमस्कार। मेरा सवाल 2 सवाल है। पहला सवाल यह है कि एक बार हमें अगर दान की मदद से अंग लगे हों तो क्या हम वो अंग डोनेट कर सकते हैं? और दूसरा मेरा सवाल यह है कि जो अबाउटिक क्रिप्टोप्थाल्मस की बीमारी है, क्या इसमें आई डोनेशन की जा सकती है? जी, जहाँ तक आपने कहा क्रिप्टोप्थाल्मस की बीमारी है, तो उसमें ये कहना बहुत मुश्किल है कि आँख के अंदर की स्ट्रक्चर इंटैक्ट है या नहीं है और सही है या नहीं है। तो यदि किसी को ऐसा है तो उसके नेत्रदान करने से
शायद बहुत ज़्यादा फायदा ना हो सके, क्योंकि कई बार क्रिप्टोथैलेमस में पुतली भी खराब रहती है और उस पुतली का डोनेट करने का फायदा नहीं होता है। जी शुक्रिया डॉक्टर राजेश। और हमारे एक और श्रोता मध्य प्रदेश के छतरपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रशीद अहमद खान जी। नमस्ते सर। नमस्कार। नमस्कार। सभी देशवासियों को आगामी स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं सर। आपको भी मतलब दो छोटे छोटे सवाल। एक तो बॉडी में सर सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा होता है, एक बात। दूसरी बात ये कि क्या लिवर तो शायद अपन लोग जीते जी कुछ पार्ट उसका डोनेट कर देते हैं, तो कितना % डोनेट कर सकते हैं अपन, प्लीज बता दीजिए। जी हमारा जो देखिए आज का विषय है और उससे ताल्लुक तो आपका दूसरा सवाल रखता है, लेकिन फिर भी दोनों ही सवाल आपके महत्वपूर्ण हैं और डॉक्टर साहब से मैं अनुरोध करूंगा कि वो आपकी इस शंका का समाधान करें। डॉक्टर अनिल जी वैसे देखा जाए तो जो सॉलिड ऑर्गन है उसमें लिवर को ही सबसे बड़ा ऑर्गन माना जाता है। वैसे जो स्किन है, टिश्यू जो पूरे बॉडी को कवर करता है, वो भी एक बहुत बड़ा मतलब टिश्यू के रूप में आता है। और लिवर का कितना हिस्सा दान किया जाता है ये डिपेंड करता है कि जो लेने वाला जिसको लगना है, अगर वो कोई बड़ी शरीर वाला व्यक्ति है जिसको हाई बड़े वॉल्यूम की जरूरत है, तो लिवर का आमतौर पे एक पार्ट दिया जाता है। दो लोब होते हैं लिवर में, राइट लोब और लेफ्ट लोब। तो एक लोब आमतौर पे दिया जाता है या तो राइट साइड का या लेफ्ट साइड का। तो राइट का बड़ा होता है और लेफ्ट का छोटा होता है। तो लेफ्ट होता है आमतौर पे 30 से 40% और राइट होता है 50 से 70% तक। तो अगर जिसको बड़े वॉल्यूम की जरूरत है मरीज को, तो उसको राइट लोब लगा दिया जाता है, और जिसको छोटे वॉल्यूम से भी काम चल जाएगा, लीन एंड थिन कम वेट का रेसिपिएंट है, पेशेंट लेने वाला है, तो उसको लेफ्ट लोब लगा दिया जाता है। तो आमतौर पे एक लोब लगता है, या तो राइट या लेफ्ट लोब। जी और हमारे जो श्रोता हमसे अभी जुड़े हैं उनको हम बता दें कि हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो है 9289094044 और आप हमारे एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स पर भी #AskAIR के जरिए अपने सवाल हम तक भेज सकते हैं। और डॉक्टर राजेश, जैसे कि आपसे मैं एक सवाल कर रहा था जो हमारे श्रोता जब हमसे बात करने लगे तो वो शायद बीच में छूट गया, कि कई बार ये शंका जाहिर करते हैं कि लोग अगर इच्छुक होने पर भी क्या वो नेत्रदान कर सकते हैं अगर उन्होंने कैटरैक्ट की सर्जरी जो है वो करा ली है या ज्यादा नंबर का चश्मा पहनते हैं, तो उनकी इच्छा है तो क्या वो इस पुण्य कार्य में सहभागी हो सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। यदि कैटरैक्ट का ऑपरेशन हुआ है उसके बाद पुतली बिल्कुल ठीक है तो वो बिल्कुल कर सकते हैं। और चाहे चश्मा लगाते हों, कितना भी बड़ा नंबर हो, उससे मतलब नहीं है। पुतली स्वस्थ होनी चाहिए, कॉर्निया हेल्दी होनी चाहिए, और ये सारे लोग जिन्होंने जो भी ये इस तरह का ऑपरेशन कराया हुआ है, यदि उनकी पुतली ठीक है तो वो कॉर्निया डोनेट कर सकते हैं। जी, तो मैं समझता हूं कि हमारे जो श्रोता हैं आज हमसे जुड़े और उनकी जो शंकाएं हैं उनका समाधान वो हुआ, लेकिन फिर भी एक बहुत अहम सवाल दिल में ये आता है कि इतना जो पुण्य कार्य करते हैं लोग जो अंगदान का, क्या उनके प्रोत्साहन के लिए भी डॉक्टर अनिल किसी प्रकार की कोई व्यवस्था है? भारत सरकार के जो कार्यक्रम, एक राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम चल रहा है, उसमें हम लोग उनके एक सम्मानजनक अंतिम संस्कार के लिए भारत सरकार की तरफ से एक राशि दी जाती है। और आजकल और उनको एक ये प्रावधान है कि उनकी बॉडी को बहुत रेस्पेक्टफुली हम लोग हैंडओवर करें, और उसमें उनके हैंडओवर करने के लिए हम लोग उसको एक शॉल या एक बुके ऑफ फ्लावर या एक सर्टिफिकेट भी दे जाता है उनको अंगदान की इस नेक मुहिम के लिए आगे आने। धन्यवाद डॉक्टर अनिल। और दोस्तों, वक्त हो रहा है कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने का। हम अपने श्रोताओं के आभारी हैं जिन्होंने फोन लाइंस और डिजिटल माध्यम से इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। हमारे साथ थे राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन के निदेशक डॉक्टर अनिल कुमार और नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश सिन्हा। स्टूडियो में आने के लिए, श्रोताओं के प्रश्नों का जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज्ञा दीजिए मुझे धन्यवाद शर्मा को।
नमस्कार। नमस्कार।